जब भी हम मार्केट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में वो लाल हरी पट्टियाँ, उलझे हुए चार्ट्स, ये सब आता है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें एक बड़ा अच्छा विजुअल है, एक उलझी हुई लाइन जो धीरे धीरे सुलझकर एक सीधी साफ लाइन बन जाती है। और आज हमारी कोशिश भी कुछ वैसी ही है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे लिसनर्स को बेसिक्स पता है। हमारा मिशन है उस उलझन के पीछे का इंजन समझना कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्स बन जाता है। बिल्कुल। हम अक्सर इसे सट्टा बाजार या कसिनो का अटैक देते सुनते हैं ना। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर इसे दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स की नजर से देखें तो ये कसिनो नहीं है, ये एक ओनरशिप इंजन है। ओनरशिप इंजन। हाँ, मतलब महान बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने और वेल्थ बनाने का एक जरिया। ये शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में पार्टनर बनने की कहानी है। तो चलिए इसी ओनरशिप की कहानी से शुरू करते हैं। सॉसेस में दो दोस्तों की पार्टनरशिप का एक क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रोहन और प्रिया। उनके पास एक कमाल का आइडिया है, चाय-फाई नाम से प्रीमियम चाय कैफे की एक चेन शुरू करने का। उन्हें 20,000 रुपए चाहिए। दोनों ने 10-10 हजार मिलाए और 50-50% के मालिक बन गए। यहाँ तक तो सब सिंपल है एकदम। ये है ओनरशिप का सबसे, कह सकते हैं, शुद्ध रूप। लेकिन चाय-फाई चल निकली। अब उन्हें 2 कैफे से निकलकर पूरे देश में 200 कैफे खोलने हैं। और इसके लिए उन्हें चाहिए, मान लीजिए, 10 करोड़ रुपए। अब वो किसी एक दोस्त से तो ये पैसा नहीं मांग सकते। बिल्कुल। तो यहीं पर कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आईपीओ से पहले भी तो एक दुनिया होती है ना? एग्जैक्टली, वेंचर कैपिटलिस्ट की दुनिया। ये वो स्टेज है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। कंपनी एक वीसी फर्म के पास जाती है, अपना बिजनेस प्लान दिखाती है। वीसी फर्म को चाय-फाई का भविष्य अच्छा लगता है और वो 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाती है। लेकिन बदले में? हाँ, बदले में वो कंपनी की 20% हिस्सेदारी लेती है। इसे कहते हैं फंडिंग। और यहीं पर वो डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, कि अब रोहन और प्रिया कंपनी के 100% मालिक नहीं रहे। सही पकड़ा। उनका अपना अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा कम हो गया। लेकिन वो अब एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। बिल्कुल। उनकी 40% की हिस्सेदारी अब पहले के 50% से कहीं ज्यादा कीमती है। राइट। अब चाय-फाई के 200 आउटलेट हैं। बिजनेस आसमान छू रहा है। अब उनका सपना है ग्लोबल जाने का, और इसके लिए उन्हें चाहिए 500 करोड़ रुपए। इतना पैसा तो कोई एक वीसी फर्म भी नहीं देगी। नहीं, इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेगा। अब उन्हें महासागर में उतरना होगा। और उस महासागर का नाम है स्टॉक मार्केट। बिल्कुल। यहीं पर एंट्री होती है आईपीओ की, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन ये सिर्फ पैसा जुटाने का तरीका नहीं है ना? सोर्सेस को पढ़कर मुझे लगा कि ये एक तरह का ग्रेजुएशन डे जैसा है। बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल। आईपीओ एक फाइनेंशियल इवेंट से कहीं ज्यादा एक मार्केटिंग इवेंट है। अच्छा। हाँ, कंपनी पहली बार आम जनता के सामने अपनी कहानी रखती है और कहती है, हमारे भविष्य पर दांव लगाइए, हमारी ग्रोथ में हिस्सेदार बनिए। और यहीं पर, जिसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं, कंपनी आम लोगों को अपने शेयर बेचकर वो 500 करोड़ रुपए जुटाती है। और ये पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है? हाँ, सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट में, उसके ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए। यहाँ एक बात जो मेरे लिए भी नई थी कि आईपीओ के बाद जब हम और आप जैसे लोग रोज शेयर खरीदते और बेचते हैं, हाँ, तो वो पैसा चाय-फाई के पास नहीं जाता। बिल्कुल नहीं। कंपनी का काम आईपीओ पर खत्म हो गया। उसे जो पैसा चाहिए था वो मिल गया। ओके। अब वो शेयर पब्लिक की प्रॉपर्टी हैं। वो एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रेड होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस पर, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जैसे एनएसई या बीएसई। बिल्कुल। इसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। अब चाय-फाई के शेयर का दाम रोज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो कंपनी के लिए कैश नहीं बल्कि एक तरह का पब्लिक रिपोर्ट कार्ड। पब्लिक रिपोर्ट कार्ड। ये सोचने का अच्छा तरीका है। तो एक आम इंसान इस मंडी तक कैसे पहुंचता है? जाहिर है, हम सीधे एनएसई के दरवाजे पर जाकर तो चाय-फाई के 10 शेयर नहीं मांग सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ ब्रोकर्स का रोल आता है। लेकिन आजकल तो इतने सारे ऐप्स हैं, सब कुछ एक क्लिक पर होता है। क्या ब्रोकर आज भी इतना ही जरूरी है? सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, वो जो ऐप्स है वो ही आज के डिजिटल ब्रोकर हैं। अच्छा। ब्रोकर आज भी उतना ही जरूरी है, बस उसका रूप बदल गया है। वो आपके और एक्सचेंज के बीच का एक लाइसेंस्ड, रेगुलेटेड पूल है। सोचिए, अगर कोई ब्रोकर ना हो तो एक्सचेंज को लाखों लोगों के साथ सीधे डील करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। और इन ब्रोकर्स में भी फर्क होता है ना, जैसे डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे ज़ीरोधा या ग्रो
आपको एक तेज सस्ता प्लेटफॉर्म देते हैं ट्रेड करने के लिए। उनका फोकस टेक्नोलॉजी पे होता है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी और कम लागत। दूसरी तरफ फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं जैसे HDFC सिक्योरिटीज। वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ रिसर्च रिपोर्ट्स, एडवाइजरी, ये सब सर्विसेज भी देते हैं। तो उनकी फीस भी ज्यादा होती होगी। जाहिर है। तो आपको चुनना है कि आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक हाईवे या फिर एक गाइड के साथ पूरी टूर बस। सही है। और ये ब्रोकर हमें वो 2 जरूरी चीजें देते हैं, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट, जिसे सोर्सेज में वॉलेट और वॉल्ट कहा गया है। हाँ, वॉलेट यानी आपका ट्रेडिंग अकाउंट जहां आपका कैश रहता है शेयर खरीदने के लिए, और वॉल्ट यानी डीमैट अकाउंट जहां आपके खरीदे हुए शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब हमारे पास अकाउंट है, हम चाइफाई की शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन मार्केट में तो हजारों कंपनियां हैं। कोई कैसे समझे कि मार्केट का ओवरऑल मूड कैसा है? इसका जवाब है इंडेक्स। निफ्टी सेंसेक्स। हाँ, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30, ये एक तरह से मार्केट का थर्मामीटर है। ये देश की टॉप 30 या 50 सबसे बड़ी और सबसे लिक्विड कंपनियों के प्रदर्शन का एक एवरेज निकालकर हमें बताता है। लेकिन यहाँ एक पेच है ना? ये थर्मामीटर कभी-कभी धोखा भी दे सकता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि निफ्टी 50 में सिर्फ टॉप 10 कंपनियों का वजन 50% से भी ज्यादा है। तो अगर सिर्फ रिलायंस और HDFC बैंक का दिन अच्छा है तो इंडेक्स हरा दिखेगा, भले ही बाकी 40 कंपनियां गिरी पड़ी हों। शानदार पॉइंट। और यही एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की पहचान है। अच्छा, इंडेक्स एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं बताता। वो आपको जंगल का एक हवाई नजारा देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कौन से पेड़ सूख रहे हैं। तो ये जानना जरूरी है कि इंडेक्स कुछ बड़ी कंपनियों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। सिर्फ इंडेक्स देखकर निवेश का फैसला करना अधूरा विश्लेषण है। ठीक है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक बार जब कोई मार्केट में आ जाता है तो सोर्सेज बताते हैं कि 2 मुख्य रास्ते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। ये शब्द लोग अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है ना? जमीन आसमान का। इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हिस्सेदार बनना। एक इन्वेस्टर चाइफाई का शेयर इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे लगता है कि अगले 10-20 सालों में ये कंपनी और बड़ी और प्रॉफिटेबल बनेगी। मतलब वो बिजनेस का मालिक बनना चाहता है। बिल्कुल। और इसके लिए वो फंडामेंटल एनालिसिस करता है। मैनेजमेंट कैसा है, इंडस्ट्री का भविष्य, ये सब। बिल्कुल, वो एक जासूस की तरह कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सब कुछ खंगालता है। वो पूछता है क्या ये बिजनेस सेहतमंद है। ओके। और दूसरी तरफ है ट्रेडर। हाँ, उसे इस बात से ज्यादा मतलब नहीं है कि चाइफाई 10 साल बाद कहाँ होगी। उसे बस ये जानना है कि अगले 10 मिनट या 10 दिन में शेयर का भाव कहाँ जाएगा। एग्जैक्टली। ट्रेडर का लक्ष्य कीमतों में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से पैसा कमाना है। वो टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करता है, प्राइस चार्ट्स, वॉल्यूम, पैटर्न देखता है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता है। सही। एक इन्वेस्टर बिजनेस की वैल्यू आंकता है, एक ट्रेडर शेयर की कीमत की दिशा। एक मैराथन है, दूसरा 100 मीटर की स्प्रिंट। परफेक्ट। दोनों में अलग अलग स्किल, माइंडसेट और टेम्परामेंट चाहिए। लेकिन कोई ये सब करे ही क्यों, चाहे मैराथन दौड़े या स्प्रिंट? फिनिश लाइन पर क्या है, सिर्फ पैसा बनाना? ये थोड़ा खोखला सा जवाब लगता है। यहां पे सबसे जरूरी वजह आती है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को मात देना। ये वो अदृश्य दुश्मन है जो चुपचाप आपके पैसे की कीमत कम कर रहा है। सोर्सेज में एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए आपके सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और बैंक आपको साल का 6% ब्याज देता है। तो साल के अंत में आपके पास 1,06,000 रुपए होंगे। हाँ, आप खुश हैं? लेकिन अगर उसी साल महंगाई 7.5% बढ़ गई, तो जिस चीज के लिए पिछले साल 100 रुपए लगते थे, अब उसके लिए 107.50 रुपए लगेंगे। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि आपके 1,06,000 रुपए की खरीदने की ताकत असल में पिछले साल के 1 लाख से भी कम हो गई है। मतलब आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। घट रहा है। ये एक ऐसी एस्केलेटर पर नीचे जाने जैसा है जो खुद भी नीचे जा रही है। और स्टॉक मार्केट वो ऊपर जाने वाली एस्केलेटर हो सकती है। ये रिटर्न गारंटेड नहीं है, इसमें रिस्क है, लेकिन ये आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगाने का एक जरिया है। ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। नहीं, ये अपने पैसे की परचेजिंग पावर को बचाना और बढ़ाना है। तो अगर कोई अपनी यात्रा शुरू करना चाहता है तो सोर्सेज के हिसाब से 3 चाबियों की जरूरत है। एक तरह का स्टार्टर किट। पहला है टूल्स, एक भरोसेमंद ब्रोकर के साथ एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा है फ्यूल, आपकी कैपिटल या पैसा। और तीसरा और शायद सबसे अहम है स्ट्रैटेजी, यानी ज्ञान।
बिल्कुल। इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की समझ और ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस की। बिना ज्ञान के मार्केट में उतरना बिना नक्शे के समंदर में उतरने जैसा है। एकदम सही। और ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके अपने टेम्परामेंट और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से भी होना चाहिए। तो आज हमने रोहन और प्रिया के चाय-फाय के आइडिया से शुरू करके उसे वीसी फंडिंग से बड़ा होते देखा, फिर आईपीओ के जरिए पब्लिक होते और आखिर में स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हुए समझा। हमने मिथकों को तोड़ा और इस जटिल लगने वाली दुनिया को एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश की। और यहाँ एक आखिरी विचार है। ये सोर्सेज हमें मार्केट का क्या और कैसे बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन असली सफर क्यों से शुरू होता है? क्यों? मतलब कोई भी टूल या स्ट्रैटेजी चुनने से पहले एक इन्वेस्टर का अपना क्यों साफ होना चाहिए कि उनका लक्ष्य क्या है। हाँ, क्या ये 30 साल बाद रिटायरमेंट के लिए है, या 15 साल में बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, या फिर 5 साल में एक कार खरीदने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आपका लक्ष्य ही आपके रास्ते को परिभाषित करेगा। 30 साल के लक्ष्य के लिए आप मैराथन दौड़ेंगे, यानी इन्वेस्टिंग करेंगे, और शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से नहीं घबराएंगे। लेकिन 5 साल के लक्ष्य के लिए शायद आप उतना इक्विटी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। अंत में मार्केट एक टूल है, और आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि आप बनाना क्या चाहते हैं।